नमस्कार, मैं बकुल डोलन। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। हलचल तेज होती नजर आ रही है। चुनावों को लेकर गर्मी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अध्यक्ष चुनने को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उससे महाराष्ट्र में तूफान सा ला दिया है। ऐसे ही कुछ खबरों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार बकुल। सर, बात की जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष के चेहरे पर जो है 3 नाम निकल कर आ रहे हैं, जिनमें देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े और सुनील बंसल, ये 3 नाम निकल कर जो है सामने आए हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो फडणवीस हैं, ये सबसे ऊपर हैं इन तीनों नामों में। और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शायद ही भाजपा विधानसभा चुनावों से पहले ये जिम्मेदारी उनको सौंपे। इस बारे में आपकी क्या राय है सर? देखिए, देवेंद्र फडणवीस जो हैं वह सही साबित नहीं हुए महाराष्ट्र के लिए, और देवेंद्र फडणवीस को लेकर के एक एंटी कैम्पेंसी है महाराष्ट्र में, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ही वह सूत्रधार थे शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने का। इस चीज़ को लेकर के आक्रोश है महाराष्ट्र में। और तावड़े उतने पॉपुलर हैं नहीं। बंसल को लेकर के, बंसल आरएसएस के नज़दीकी माने जाते हैं और नरेंद्र मोदी से उतना समन्वय नहीं है उनका कि नरेंद्र मोदी के हर बातों को वह माने या अमित शाह के बातों को माने। यह मुश्किल थोड़ा लगता है, क्योंकि आरएसएस जिस तरह से हमलावर है नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनके ऊपर, और अमित शाह को लेकर के जिस तरह नाराजगी अपना व्यक्त कर रहा है आरएसएस, इससे यह लग रहा है कि बंसल को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि आरएसएस का बहुत वो प्रेशर है। और आरएसएस के प्रचारक के बगैर भारतीय जनता पार्टी का जीत असंभव है। यह चीज़ें हैं, क्योंकि आपको याद होगा बकुल कि 2024 लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के बाद में जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, हम सक्षम है कि स्वयं मजबूत हैं। हम जब हम कमज़ोर थे उस समय हमें आरएसएस की ज़रूरत थी, हमने साथ लिया था। अब हमें ज़रूरत नहीं, अब हमें किसी साथ की ज़रूरत नहीं। यह बात आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भूले नहीं हैं। यह वजह रहा कि आरएसएस के प्रचारक सड़कों पे निकले नहीं, भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। यह तो साबित हो गया कि आरएसएस के बगैर भारतीय जनता पार्टी की कोई विसाध नहीं है जी। और इस चीज़ को साबित किया है आरएसएस ने। आरएसएस प्रचारक नहीं निकले तो भारतीय जनता पार्टी हार गई चुनाव। और जो भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि पन्ना प्रमुख हैं, इसके अंदर कोई पन्ना प्रमुख नहीं, वह आरएसएस के लोग हैं। लेकिन आरएसएस वही आरएसएस है। महाराष्ट्र में नागपुर में हेड क्वार्टर है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 52 सालों तक आरएसएस अपने कार्यालय में देश का झंडा नहीं फहराया, देश का झंडा नहीं फैलाया था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के बनने के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया गया था वहाँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर देश का झंडा फहराएंगे तभी हम आ सकते हैं, हम इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आरएसएस के प्रचारक जब प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तब है जी, बिल्कुल, इस समय नहीं है। तो आरएसएस पहली बार 52 सालों के बाद देश का झंडा फहराया। वह आरएसएस हिंदू की बात करता है जी। उसी आरएसएस के प्रचारक नरेंद्र मोदी थे। वो 2002 के पहले वह अमेरिका में गए थे प्रचार करने, प्रचार प्रसार करते थे आरएसएस का। उस समय वह कहे थे कि भारत भी कोई देश है। हाँ, मैं अगले जन्म में कोई गलती किया था इसलिए इस जन्म में भारत में पैदा होना पड़ा जी। इस जो बयान था उनका, इससे काफी लोग नाराज भी हुए। हाँ, नाराज वायरल हुए थे। अब यह इसी चीज को अब अपना डंका बता रहे हैं, अब अपनी गारंटियां दे रहे हैं, यह सारी चीजें दे रहे हैं। यह बहुत ही खटास पड़ चुका है। और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर एक वोट मिलने वाला नहीं है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चेहरे हैं, एक युवा चेहरे थे, ब्राह्मण घर परिवार से आते हैं देवेंद्र फडणवीस। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को लेकर के जैसे नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को लेकर के एंटी कमेंसी कूट के भरी हुई है, उसी तरह देवेंद्र फडणवीस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है महाराष्ट्र में, चाहे शिवसेना और एनसीपी तोड़ करके। इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। अब
कोई भी बने, लेकिन अब जो सर्वे आ रहे हैं, सर्वे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो गया और आरएसएस भी इन्हें बचा नहीं पा रहा है। अब आरएसएस चेहरा बदलना चाहता है और अभी भी मोदी चेहरा नहीं बदलना चाहते हैं, मोदी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। अभी अगर मोदी और शाह को कैबिनेट से हटा दिया जाए, इन्हें बीजेपी से निकाल दिया जाए, तो 5 साल यह सरकार चल जाएगी। जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई थी, अभी नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो ना तो चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ सकते हैं, ना नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं जी, यह समर्थन देते रहेंगे। यह 101% सच है यह बातें। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने आप को वह समाप्त नहीं कर रहे, पूरी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समाप्त कर दिया। वसुंधरा राज सिंधिया उसका एक हिस्सा है, शिवराज सिंह चौहान एक हिस्सा है, नितिन गडकरी हिस्सा है, राजनाथ सिंह हिस्सा है, छत्तीसगढ़ के रमन सिंह उसका हिस्सा है, देवेंद्र फडणवीस है, योगी आदित्यनाथ है। इन सबको केंद्र के नेतृत्व से निकाल दिया गया है, बैठकों में इनका दौर नहीं है। और जैसे ही एनडीए की सरकार बनने को हुई तो राजनाथ सिंह को आगे कर दिया गया, अमित शाह का कोई पता नहीं चल रहा था। तो महाराष्ट्र में लड़ाई बहुत जबरदस्त है और महाराष्ट्र साख पर लगा हुआ है नरेंद्र मोदी का, और महाराष्ट्र यह तय करेगा कि आगे की नरेंद्र मोदी अमित शाह की राजनीति क्या होगी। अब यह आन बान शान की लड़ाई हो गई है, आगे कुआं है तो पीछे खाई है जी महाराष्ट्र इनके लिए। और महाराष्ट्र इस देश का सबसे बड़ा रेवेन्यू वाला प्रदेश है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे जाने देना नहीं चाहती, और महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन का जलवा चल रहा है, जैसे कहिए तूफान आ रहा है इंडिया गठबंधन का। कोई भी इंडिया गठबंधन के नाम पे खड़ा हो जाए एक रिक्शा वाला तो वो चुनाव जीत जाएगा, ये ऐसा माहौल है। जैसे 14 में नरेंद्र मोदी के नाम पर हुआ था, वही हाल इस समय लहर चली थी, इस समय इंडिया की लहर चल रही है और नरेंद्र मोदी की साख जो है वह दांव पे लगी हुई है। अब यह महाराष्ट्र चुनाव ही तय करेगा कि आगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव तक जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दिया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन आरएसएस चाह रहा है कि उसके पहले बदल दिया जाए। अब चूंकि जयप्रकाश नड्डा, प्रकाश नड्डा उनका असली नाम है, जेपी नड्डा बोल करके उनको कहते हैं लोग, अब वह मंत्री भी बन चुके हैं। अब मंत्री बन चुके हैं तो 2 पद एक साथ नहीं रख सकते, या तो अध्यक्ष रहे या तो मंत्री पद। तो उन्हें अब अध्यक्ष पद छोड़ना है। और जेपी नड्डा आरएसएस के प्रचारक हैं, लेकिन उन्होंने आरएसएस के साथ धोखा दिया है नरेंद्र मोदी के चक्कर में। तो इसलिए आरएसएस का बहुत वो है, प्रेशर है महाराष्ट्र का भी चुनने के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए भी। आगे आगे देखिए होता है क्या। जी सर, बात आई है देवेंद्र फडणवीस की। तो देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया था कि अगर हम मैदान में नहीं उतरेंगे तो भगवा नहीं फहराएंगे, सड़कों पर उतरो और लड़ो। ये बयान जो उनका बाहर आया था, जिस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने फडणवीस के बयान पर दुख जताते हुए कहा कि ये लड़ाई विचारधारा की है, व्यक्तिगत नहीं है। उनसे ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं थी। क्या फडणवीस व्यक्तिगत हो रहे हैं? आप क्या कहेंगे सर? देखिए, भगवा का जो जिक्र किया आपने, भगवा उद्धव ठाकरे का है, बाला साहब ठाकरे का भगवा था, और भगवा का कोई पहचान किसी का है नहीं महाराष्ट्र के अंदर। उद्धव ठाकरे उनकी विरासत संभाल रहे हैं, उद्धव ठाकरे उसके हकदार हैं, और वहाँ उद्धव ठाकरे को ही लोग उसका विरासतदार मानते हैं मराठा अस्मिता में। अब जिस कांग्रेस की बात की है आप, शरद पवार कांग्रेस का, शरद पवार कांग्रेस, अजीत पवार चले गए, एनडीए का हिस्सा बन गए, लेकिन शरद पवार ने अपना वर्चस्व निभाए रखा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह यह कह रहे थे कि नकली शिवसेना और नकली एनसीपी, असली तो हमारे पास है लेकिन मुंह की खानी पड़ी लोकसभा चुनाव के अंदर। अब उनको पता चल गया कि असली कौन है और नकली कौन है। यह चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की राजनीति जो करवट ले रही है, अब वह कहता हूँ ना, मैं हमेशा यह बात कहते हैं, यह सांप्रदायिकता फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। भगवा की बात यहीं से आती है। भगवा किसी को खाने को नहीं देता है, रोजगार खाने को देता है। बिल्कुल, रोजगार खाने को देता है, भगवा खाने को नहीं। भगवा एक जो कहते हैं ना, हमारे संस्कार से एक अस्मिता है, एक पहचान है, उसको लेकर के भगवान का पूजा करना है तो भगवान का पूजा हम
हमारी अंतरात्मा कहेगी तब हम करेंगे तो वो फलित होगा। किसी के कहने पर हम भगवान का नाम लेंगे यह तो सही नहीं है और यह होगा भी नहीं। भगवा का जिक्र यहाँ पे जो आ रहा है और जिस भगवा का ये लोग कर रहे हैं या इनके बयानों में झलक रहा है, लगातार झलक रहा है। और देवेंद्र फडणवीस एक मोहरा हो गए हैं अब। और वो कहते हैं ना कि ढोल है, कोई भी आ रहा है बजा करके चला जाए। देवेंद्र फडणवीस का यही चीज़ है। देवेंद्र फडणवीस हो गए कि 8 घंटे के भी मुख्यमंत्री हो गए। सुबह सुबह क्या नाम है कि जब महाविकास आघाड़ी बना रही थी तो अजीत पवार को ले आकर के खुद सीएम बन गए, डिप्टी सीएम बन गए और 8 घंटे बाद इस्तीफा दे देना पड़ा। अजीत पवार फिर इधर चले गए। फिर अजीत पवार 35-40 विधायकों को लेकर के इनके साथ में गए हुए हैं। फिर उनका वही हाल हो गया कि एक व्यक्ति वाली हो गई, वो एक सीटें भी निकलनी मुश्किल हो जा रही हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं महाराष्ट्र के अंदर। और उद्धव ठाकरे और शरद पवार इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। शरद पवार की जो रणनीति है ना महाराष्ट्र की, उस बीच यह लोग बैकफुट पे आ रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस को कोई नहीं चाहता। आप उनका तो बात ही छोड़ दीजिए कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे, आप वो देवेंद्र फडणवीस जहां प्रचार करने जाएंगे वहां चुनाव हार जाएंगे। जी सर, एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाह रहा था। सूले ने यह भी कहा था कि उनका नाम बीजेपी अध्यक्ष के लिए लिया जा रहा है, पर उनके ऐसे बयान से मैं चकित हूँ। नहीं, देवेंद्र फडणवीस नहीं बनेंगे। आपके पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे नहीं। देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के नज़दीकी माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह 10 सालों में उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कार्य किया, आरएसएस बहुत नाराज है इस चीज़ को लेकर के। वहीं नितिन गडकरी 10 साल नरेंद्र मोदी के साथ काम किया इन्होंने, लेकिन आरएसएस से उन्होंने अपना संपर्क नहीं तोड़ा और वो आरएसएस के लिए वो जो उनकी भावना थी वो वैसे बरकरार रही। और हमेशा कुछ नितिन गडकरी हैं जिन्होंने खत लिखा वित्त मंत्री को कि आप क्या नाम है कि 18% जीएसटी इंश्योरेंस और क्या नाम है कि आदमी की मौत से आप पैसे वसूलेंगे क्या नाम है कि यह सारी चीज़ें नितिन गडकरी अपने मर्जी से नहीं कहे होंगे। 10 सालों तक क्यों नहीं कहे? जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ उस समय क्यों नहीं कहा? नहीं, कहीं ना कहीं आरएसएस का साह है। यह सब जो बयानबाजी, सुप्रिया सुले जो है वह शरद पवार की बेटी हैं, जीत करके चुनाव आई हैं जी। और अजीत पवार ने उसी सीट से अपनी पत्नी को जिताने का बहुत प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोरी का चोट लगा दिया और भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि उनको हरा करके आपको आना है, कोई भी सीटें न जीतो लेकिन उस सीट को आपको जीतना है। पैसे खूब खर्च किए गए लेकिन जनता ने वोट नहीं दिए। जनता समझ चुकी है ना। समझ क्या गई? जनता ऐसी जवाब दी कि पैसा भी ले ली, वोट भी नहीं दी। जनता ने इतना तक किया कि पैसे भी ले लिया, वोट भी नहीं दिया जनता ने। और वो जीत करके, सुप्रिया जीत करके आई, शरद पवार की बेटी। और शरद पवार की बेटी अब भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार को खटक रही है, क्योंकि शरद पवार की पार्टी का कमान वही संभालने वाली है जी। और वह साय की तरह अपने पिता के साथ रहती है। कुर्सी का लालच उसने कभी नहीं किया। कांग्रेस के बहुत नज़दीकी मानी जाती हैं, सोनिया और राहुल के बहुत नज़दीकी मानी जाती हैं शरद पवार की बेटी। और शरद पवार को कोई एतराज़ नहीं होता है। शरद पवार ने यहाँ तक बयान दिया था कि अब छोटी छोटी पार्टियों को कांग्रेस में मर्ज कर लेना चाहिए, और हो ना हो कि शरद पवार मर्ज कर दे। आने वाले समय में हो सकता है, देखने यह को भी मिल हो जाए। सकता है। एक चीज़ और, आंध्र प्रदेश से जो खबरें आ रही है, जगन मोहन रेड्डी, उनके पिता वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम थे जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक में था, कांग्रेस के सीएम थे। लेकिन जगन मोहन रेड्डी को सीएम उनके बाद नहीं बनाया, कांग्रेस ने रोसैया को सीएम बना दिया, तो जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से दूरी बना दी। और तेलंगाना अलग होने के बाद में आंध्र प्रदेश से, या आंध्र प्रदेश में इन्होंने अपने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया और यह चुनाव जीते, सीएम भी बने। लेकिन आंध्र प्रदेश को वैसे ही जगन मोहन रेड्डी ने बर्बाद कर दिया जैसे नरेंद्र मोदी ने देश को कर दिया, कर्ज में डुबो दिया। आज चंद्रबाबू नायडू अगर परेशान है तो वो जगन मोहन रेड्डी की वजह से है। अब जगन मोहन रेड्डी की पार्टी 11 सांसद उनके राज्यसभा में और 4 लोकसभा में, वह अपनी पार्टी को मर्ज करने के दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस में। और कांग्रेस में अगर उन्होंने मर्ज कर दिया तो चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी आंध्र प्रदेश में, क्योंकि उनकी बहन शर्मिला रेड्डी वह कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ के। उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया कांग्रेस में। लेकिन लोकसभा चुनाव में यह देखा गया कि खबरें आई, इसमें कितनी सच्चाई है आने वाले समय पता चलेगा, कोई इसका सबूत नहीं है, कि शर्मिला रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू के लिए बैटिंग की थी।
वह चाहती थी कि चंद्रबाबू नायडू सत्ता में आ जाए, यानी कि जगन मोहन रेड्डी को नुकसान पहुंचाया था। कांग्रेस में अगर जगन मोहन रेड्डी मर्ज होते हैं तो जगन मोहन रेड्डी का विस्तार होगा और उनका और भी कद बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का भविष्य नज़र आ रहा है और उसका नहीं आ रहा है। तो यही स्थितियां महाराष्ट्र में भी लागू हो रही है। एकनाथ शिंदे कितने दिन रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ में, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। यह विधानसभा चुनाव अब तो चंद दिनों का दिन बचा हुआ है, अक्टूबर में चुनाव होने, अगस्त चल ही रहा है, अब सितंबर बीच में 1 महीना है, सितंबर आखिरी में आचार संहिता लग जाएगा। अब अगर एकनाथ शिंदे की कमर टूट गई अगर विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, तब तो एकनाथ शिंदे अकेले रह जाएंगे पार्टी में और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे, 2 लोग रह जाएंगे, बाकी सब इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। उनके लोग ही छोड़ करके चले जाएंगे। जिस तरह इन्होंने नरेंद्र मोदी के सह पर पार्टी छीनी, जिस तरह सिंबल छीना, जिस तरह दफ्तर छीना, इन्हीं के सब कुछ छीन करके फिर उसी ठिकाने पे पहुंच जाएंगे जहां से यह गुजरे थे। फिर एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे, यह 2 लोग रह जाएंगे, बाकी का वजूद समाप्त हो जाएगा। जी सर, फडणवीस के बयान के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष जो है नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है कि महाराष्ट्र का स्वाभिमान बेचने वाली सरकार जो यहाँ है उसे सत्ता से हटा दो। कौन क्या बोल रहा है, हमें इस बात से भटकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस राज्य के किसानों को लेकर चिंतित है। इस बयान से वो क्या बताना चाहते हैं सर? देखिए, जिस तरह उद्धव ठाकरे सीएम थे 2.5 साल, उन्होंने उद्योगों को लाने का कार्य किया। एकनाथ शिंदे बनने के बाद में जितने उद्योग महाराष्ट्र में थे वह गुजरात में भेज दिए। क्या महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार की ज़रूरत नहीं थी? क्या महाराष्ट्र में बेरोजगारी नहीं है? महाराष्ट्र में तो प्रवासी मजदूर भी जाते हैं। यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आसाम हो गया, उड़ीसा हो गया, इधर के लोग बहुत ज़्यादा उधर मिलते हैं, प्रवासी मजदूर के रूप में जाते हैं लोग काम करने के लिए। तो महाराष्ट्र को तो रोजगार का ज़रूरत था। मराठा अस्मिता जो है, क्या उससे ज़रूरत नहीं थी? मराठा अस्मिता के साथ उन लोगों ने धोखा दिया, उन लोगों को बेरोजगार कर दिया। बड़ी बड़ी उद्योगों को लेके जो कई करोड़ लोगों को रोजगार मिलने थे, वह सारे रोजगार गुजरात में चले गए। बड़े जो रेवेन्यू आना था महाराष्ट्र को, जिससे महाराष्ट्र और भी आगे बढ़ता, वो रेवेन्यू गुजरात में चला गया। अब इन लोगों के लिए मुश्किलें यह हो गई हैं कि जो मनोज जारंगे पाटिल का फिर जिक्र यहाँ पे आएगा कि मनोज जारंगे पाटिल के साथ में इस सरकार ने धोखा किया है। आरक्षण के नाम पे लेटर लिख करके दे दिया कि हम आपको कर रहे हैं, हम प्रस्ताव लाए हैं, ऐसा है वैसा है, और दिया नहीं। मनोज जारंगे पाटिल का कहना था कि हमें या तो ओबीसी में हम लोगों को कन्वर्ट कर दिया जाए या हम लोग के लिए आरक्षण कर दिया जाएगा। दोनों में कुछ भी नहीं किया, जबकि यह सरकार कर सकती थी, लेकिन मोदी सरकार ने किया नहीं, छल करने का काम किया। और इस समय महाराष्ट्र की जनता को यह पता चल गया है, महाराष्ट्र की जनता एक तरफा इंडिया गठबंधन के साथ है। नाना पटोले का भाषण दिया गया बयान, यह इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये बयान जो इन्होंने दिया है, यह चीजें, यह तस्वीर इंटरनल सर्वे में झलक रही है कि इंडिया गठबंधन जो है वह क्लीन स्वीप करता जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। जी बकुल, धन्यवाद सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह साफ लफ्ज़ों में वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी ने महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल पर अपनी राय आप सभी के साथ साझा करी। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला होगा कि महाराष्ट्र में ये सियासी ऊँट किस करवट बैठता है। चले मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे TFD इंडिया, मैं बकुल डोनाल्ड वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी के साथ। नमस्कार।